हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो सभी ने आज का सेशन काफ़ी अच्छे तरीके से लगाना है और सभी ने क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, ठीक है। और सभी को एडवांस में ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का ये जो अमृत पर्व है, सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो आज़ादी है ये हमें काफ़ी संघर्षों के बाद मिली है, तो आज़ादी से रिलेटेड आज एक आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी ने क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, जैसे आपको फील होता है उस तरह से आपने रिप्लाई करना है। तो सेशन के मिड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी ने इसका रिप्लाई करना है। अगर बात की जाए सेशन की, तो यहाँ पे हम सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। हमारे ऑनलाइन बैच 3 जो एचपी पटवारी का लॉन्च होने वाला है, ये आपका 16 अगस्त को बैच देखने को मिलेगा। बात की जाए बैच के प्राइस की, तो ये बैच आपको 1200 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ पे? तो आपने निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। निम्बस करियर ऐप पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे डेमोस्ट्रेशन को लगा के हमारा एचपी पटवारी का बैच नंबर 3 को बाय कर सकते हो। और बात की जाए पटवारी में आपकी 1000+ वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप भी पटवारी बनने का सपना देखना चाहते हो, ठीक है, और आपको प्रेपरेशन में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैसे कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7814846248 पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च द गृह ज्योति स्कीम, ठीक है। गृह ज्योति मतलब यहाँ पे गृह ज्योति स्कीम के बारे में बोला हुआ है कि जो गृह ज्योति स्कीम है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका केरला, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, सी है ओडिशा और डी है आपका मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पे जो गृह ज्योति स्कीम है इसका मतलब है जो घरों में, ठीक है, ज्योति का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिजली से रिलेटेड मतलब कोई स्कीम देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो अलग अलग सरकार है, ठीक है, जो अलग अलग गवर्नमेंट है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर भी ये स्कीम देखने को मिल रही है। इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। सभी ने जो आंसर है वो साथ साथ में देते जाने हैं। तो यहाँ पे गृह ज्योति स्कीम के बारे में बात की गई है। ये जो शुरू किसने करी है? कर्नाटका सरकार ने इसको शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च कर दिया है गृह ज्योति स्कीम। तो ये क्या है? एक फ्री पावर स्कीम है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हिमाचल में भी आपकी 125 जो यूनिट्स हैं बिजली के वो हर महीने फ्री में दिए जाते हैं। उस तरह से अगर पंजाब में बात की जाए जैसे 300 यूनिट फ्री दिए जाते हैं, उसी तरह से गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इसका भी ये एम है कि वो क्या करेगी, जो 200 यूनिट्स हैं, ठीक है, फ्री 200 यूनिट प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक हाउस होल्ड को स्टेट में। और यहाँ पे अबाउट 2.14 करोड़ हाउस होल्ड्स इससे बेनिफिट होने वाले हैं। नाम क्या स्कीम का? गृह ज्योति स्कीम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मतलब आपने गृह ज्योति स्कीम ध्यान रखना है। और ये जो स्कीम है ये किससे रिलेट करती है, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका गवर्नमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो होप सो पहली जो क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है कि आपने जो कुट्टी कानन पैलेस है ये अभी न्यूज़ में देखने को मिला है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो कुट्टी कानन पैलेस है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कि या कौन सी यूनिट टेरिटरी या कौन सी स्टेट में आपको कुट्टी कानन पैलेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्नाटका, बी है वेस्ट बंगाल, सी है केरला और डी है आपका तमिलनाडु। तो देखो अगर कुट्टी कानन पैलेस की बात की जाए तो ये तो आपका देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, केरला में ये पैलेस देखने को मिलेगा। अब ये पैलेस न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुट्टी कानन पैलेस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी केरला आपका बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए ये कितना साल पुराना, तो यहाँ पे याद रखना है ये 130 साल पुराना आपका कुट्टी कानन पैलेस देखने को मिलेगा। और इसको क्या बोला जाता है? समर रेजिडेंस बोला जाता था। वहाँ के जो किंग थे उनके जो त्रावणकोर के, ठीक है, त्रावणकोर आपका प्रेजेंट केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रावणकोर के किंग थे उनका क्या था, ये समर रेजिडेंस माना जाता था। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी इसको हाल ही में क्या डिक्लेयर कर दिया है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। मतलब ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब इसका जो देख रेख है, ठीक है, सारा सरकार देखेगी, आपकी गवर्नमेंट देखेगी किस तरह से इसको आगे डेवलप करना है, ठीक है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐड कर दिया गया है किसमें? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में। तो नाम याद रखना अपने कुट्टी कानन पैलेस। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? आपका केरला में देखने को मिलता है, प्रेजेंट केरला में। और यह जो त्रावणकोर के किंग थे उनका ये समर रेजिडेंस देखने को मिलता था, ठीक है। तो नाम क्या है इसका? कुट्टी कानन पैलेस विल बी द राइट आंसर। कहाँ पे मिलेगा? ये केरला में देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पे आपसे कुछ स्कीम्स पूछी गई हैं और आपसे बोला गया है कि जो स्कीम्स आपसे पूछी गई हैं इनमें से आपसे कौन सी स्कीम्स है जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे कुछ सहायता के लिए प्रोग्राम
चलाए जाते हैं। आपको पता है जो अलग अलग प्रोग्राम है हमारी सरकार लॉन्च करती है जहाँ पे अलग अलग लोगों को सहायता करने के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये स्कीम्स बताई गई हैं और आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से ऐसी स्कीम्स कैसी हैं जो आपकी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे सोशल असिस्टेंस के बारे में या सामाजिक सहायता के बारे में इन स्कीम्स में बताया गया है। तो आपने स्कीम्स को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद आंसर देना है। तो पहला है आपका नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है। सेकंड है इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम। थर्ड है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देन है आपका इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और फिफ्थ है आपका अन्नपूर्णा स्कीम। तो आपको 5 स्कीम से पूछा गया है कि इनमें से सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए जो स्कीम्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, अगर पहले की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखो ये सोशल असिस्टेंस फैमिली बेनिफिट स्कीम है, ये भी आपकी सोशल असिस्टेंस की बात करती है। अगर बात की जाए वीडो पेंशन स्कीम है तो ये भी आपकी सोशल मतलब जो महिलाओं को पेंशन ताकि वो दूसरों के ऊपर निर्भर ना रह सके, अपना जो खर्चा है या कुछ अपनी आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको खुद पूरी कर पाएँ। ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी एक जो डिसेबल्ड है, ठीक है, वो भी अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी कर पाए। अन्नपूर्णा में आपको क्या किया जाता है, ये भी सोशल असिस्टेंस है। तो यहाँ पे 10 kg तक का आपको जो राशन प्रोवाइड किया जाता है सरकार के थ्रू। तो यहाँ पे ये मतलब एक राशन वाली स्कीम है अन्नपूर्णा। तो आपको पता है अन्नपूर्णा का मतलब क्या होता है कि सभी को जो अन्न की फैसिलिटी है, ठीक है, वो पूरी की जा सके। तो यहाँ पे 10 kg राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे ये सभी स्कीम्स में, तो ये सारी स्कीम्स क्या देखने को मिलती हैं आपकी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी स्कीम्स आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कितनी स्कीम्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल 5। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा ऑल 5 विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो सभी को ऑप्शन सही सोशल बेनिफिट स्कीम्स है या सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम स्कीम्स है, इनके बारे में क्लैरिटी आ गई हुई। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैटेगराइज कीजिए, अगर स्पेशली जो एंटी लाइट की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब बताइए जी ऐसी कौन सी स्कीम्स है जो जहाँ पे आपका डेयरी सेक्टर को इंप्रूवमेंट मिल रही है, ऐसी बताइए स्कीम जहाँ पशुपालन में अलग अलग बढ़ोतरी की जा रही है, ऐसी स्कीम बताइए जहाँ पे वुमन के एम्पावरमेंट देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्कीम्स आपको ध्यान में रखनी, कैटेगराइज करके रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्लैरिटी आ चुकी होगी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि यहाँ पे माऊ द्वीप, ठीक है, माउई आइलैंड के बारे में बात की है। ठीक है, कि माउई आइलैंड है, यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज़ में देखा गया था, बोलता है बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो ये जो माउली ठीक है माउई आइलैंड है, तो ये खबरों में देखा गया था ये कौन से देश से संबंध रखता है। तो यहाँ पे बोला गया जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चिली या फिर चाइना। देखिए जो माउई आइलैंड है इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फायर देखने को मिले हैं। अब आपको देखो देश के अलग अलग जगहों पे ये जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त बना हुआ माहौल है। अगर बात की जाए हिमाचल की, स्पेशली स्टेट्स में बात की जाए या नॉर्दर्न स्टेट्स की बात की जाए, हिमालयन स्टेट्स की बात की जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, वो क्यों बनी हुई है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। जहाँ पे जो कोई इवेंट होना है वो कई बार बहुत ज़्यादा टाइम तक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या कोई जैसे अभी जो बरसातें हैं पहले आ नहीं रही थी, अब एकदम से इतनी ज़्यादा बरसात देखने को मिल रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो इस तरह से ऐसा कुछ इवेंट ही आपका माउई आइलैंड, मतलब ये कहाँ देखने को मिलता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो माउई आइलैंड है आपको हवाई में देखने को मिलेगा, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या गया है, देखा गया कि यहाँ पे जो वाइल्ड फायर्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं माओई में लगातार कुछ दिनों से। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो उसका इफेक्ट है वो वहाँ के लोगों को, वहाँ की उनकी लोगों की प्रॉपर्टी को देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल्ड फायर्स ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये सारा देखने को मिला है आपका माउई आइलैंड में, और जो कि आपका यूएसए में देखने को मिलता है। ठीक है जी, अब अगर बात की जाए आज के क्वेश्चन के बारे में, तो आज का क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा फ्रीडम से रिलेटेड पूछूंगा कि जो फ्रीडम है या इसको आप बोलते हैं स्वतंत्रता है, ठीक है, जो स्वतंत्रता है या फ्रीडम है या आज़ादी है, ठीक है, इसका आपके लिए क्या मायना है, आप क्या समझते हो। ठीक है, क्या हमें आज़ाद हुए तो बहुत सारा साल हो चुके हैं, ठीक है, 76 आपकी जो इस साल की, या 75 साल तो हो चुके हैं, 76 चला हुआ है। ठीक है, 76 पूरे हो जाएंगे, 77th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो बात की जाए कि आज़ादी का जो 77वां साल है, ठीक है, ये आपका शुरू होने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आज़ादी के मायने क्या होने चाहिए, कि आपके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या सोचते हो कि आपके लिए आज़ादी का मायना क्या है। ठीक है, क्या स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी क्या हम अच्छे से या ट्रूली हमें आज़ादी है हर चीज़ की, ये आपने सोचना है और कोशिश करनी है। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सको। ठीक है, थोड़ा सा सोचना, या ऐसी चीज़ों का आपको थोड़ा सोचना चाहिए।
कुछ थोड़ा सा हट के सोचोगे तो थोड़ी सी आपकी जो थिंकिंग है ना वो और ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो इस तरह से बोलते हैं कि हमें डाइवर्सिफाई हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना भी आना चाहिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि कल हमारा आज़ादी का, ठीक है, पूरा काल मनाया जाएगा, आज़ादी का दिन मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो उसका मायना, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे शहीदों ने, ठीक है, अपनी शहादत के बाद हमें ये आज़ादी देखने को नसीब हुई थी। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपके नज़रिए में एक ट्रू आज़ादी, ये स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अगर ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। और सभी ने कोशिश करनी है कि अपना जो भी आप फील करते हो कि आपके लिए आज़ादी क्या है, उसका आपने मेरे को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। तो हर साल आपका जो हाथी दिवस है, विश्व हाथी दिवस, वो कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, 12 अगस्त को, 10 अगस्त को, या नन ऑफ दी अब, इनमें से कोई नहीं। देखो अगर बात की जाए वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में तो हर साल आपका ये 14 अगस्त को देखने को मिलता है। तो आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में बात कर ली जाती है कि क्यों मनाया जाता है। तो देखो हर साल जो 12 अगस्त है वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। अगर बात की जाए कि एलिफेंट डे बनाया क्यों जाता है, ताकि यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंस है हाथियों की हमारे इकोसिस्टम के लिए, इसको लोगों को बता सके, ठीक है, लोगों में रिकॉग्निशन लाया जा सके। अगर बात की जाए कि 12 अगस्त 2012 को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहला एलिफेंट डे बनाया गया था। और सेलिब्रेट किसने किया था? जो थाईलैंड की एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन है और जो कैनेडियन फिल्म मेकर आपका पैट्रिका सिम्स है और मिशेल क्लार्क है, ठीक है। इन्होंने मिलके ये मतलब एक फेस्टिवल की तरह मनाना शुरू किया था हर साल 12 अगस्त को। अगर बात की जाए तो इंडिया में भी आपको 60% ऑफ द एशियन एलिफेंट देखने को मिलते हैं और इंडिया ऑलमोस्ट सेकंड पोजीशन पे देखने को मिलता है। अगर बात की जाए हाथियों की संख्या में, तो आपने याद रखना है जो हाथी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ही बहुत सारी स्टेट्स भी जो ह्यूमन या एलिफेंट है उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के भी अलग अलग स्कीम्स या इनिशिएटिव्स के थ्रू लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से अगर आप ह्यूमन और अगर आप हाथियों के बिहेवियर को समझ पाओगे तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक इंपॉर्टेंस जाना जरूरी है कि क्यों एलिफेंट डे या एलिफेंट्स हमारे लिए जरूरी है, इकोसिस्टम के लिए कैसे जरूरी है और ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है वर्ल्ड एलिफेंट डेज के बारे में, जो हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है जी। होप से सभी को एलिफेंट डे के बारे में क्लैरिटी आई होगी कि क्या एलिफेंट डे है, ये क्यों मनाया जाता है और क्या इसके लिए हमारा सिग्निफिकेंस है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई, जो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा रहा है आपका श्रीनगर का मतलब श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, तिरुपति आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, बक्सर बिहार में, या इनमें से नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए किसने टॉप किया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में, तो यहाँ पे आपका श्रीनगर यहाँ पे टॉप पोजीशन पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। तो ये जो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग है इसमें पहली पोजीशन देखने को मिली है आपकी श्रीनगर की। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो श्रीनगर है ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर रीजन में है, इसने टॉप किया है किसमें? फ्रंट रनर कैटेगरी में। देखो कैटेगरी भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट रनर की कैटेगरी है उसमें टॉप किया है। अगर आपने फ्रंट रनर के लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि जो फ्रंट रनर के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, देखो आपके अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। एस्पिरेंट के लिए कितने होने चाहिए, फ्रंट रनर के लिए कितने होने चाहिए, अचीवर के लिए कितने होने चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग आपके पॉइंट्स के लिए बनाई हुई है। तो आप सभी ने मेरे को, अगर आपको पॉइंट्स के लिए पता है, ठीक है, तो इसका मेरे को आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो फ्रंट रनर के लिए आपने कैटेगरी बतानी है कितने पॉइंट्स तक फ्रंट रनर माना जाता है। तो इस कैटेगरी में जो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 है इसकी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन देखने को मिली है, या टॉप पोजीशन पाई है किसने? श्रीनगर में, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि अ रेजोल्यूशन पास बाय विच स्टेट असेंबली अर्जिंग द सेंटर टू रीनेम द स्टेट। तो देखो यहाँ पे स्टेट के रीनेम करने के बारे में बात की जा रही है कि वो अपने स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हैं। देखो तो कभी भी अगर आपको स्टेट का नाम चेंज करना है तो इसके लिए प्रस्ताव पारित करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है नाम चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर बात की कि इस राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया गया है। तो किसने आग्रह किया है? आंध्र प्रदेश ने, केरला ने, तमिलनाडु ने या तेलंगाना ने। तो ये आग्रह आपका देखने को मिला केरला की वजह से। तो
तो उन्होंने क्या बोला है कि जो केरला का नाम है इसको चेंज करके वो क्या नाम रखना चाहते हैं, तो वो केरला का नाम केरलम, ठीक है, तो केरला का नया नाम वो केरलम रखना चाहते हैं। तो ये जो बात है ये 9 अगस्त को जो वहाँ की स्टेट असेंबली है उन्होंने यूनैनिमसली, ठीक है, एक मत से पास कर दिया था एक रेजोल्यूशन, जहाँ पे उन्होंने अर्ज किया है किससे, ठीक है, ठीक है, मतलब आग्रह किया है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो ऑफिशियली है उनका चेंज कर दिया जाए, जो स्टेट का नेम है पहले केरला है, केरला से केरलम कर दिया जाए। और बोला है जो असेंबली है उन्होंने बोला है कि इसके लिए करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करनी पड़ सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखना रहेगा कि क्या इसमें अमेंडमेंट करी जाती है, कि उनकी बात को माना जाता है या नहीं माना जाता। तो ये ध्यान रखना है जो कौन सी स्टेट है जिसने अपना नाम चेंज करने के लिए बोला है, तो केरला ने अपना नाम केरला से केरलम करने की मांग करी है। तो ये चीज़ आप सभी ने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से ही है, जो अपना जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, वो आज मनाते हैं, मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान का क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा इंडिया से आगे बताने के लिए, ठीक है, मतलब हम पहले स्वतंत्र हुए हैं, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, तो वो अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाते हैं। तो यहाँ से न्यूज़ निकल के क्या आ रही है कि हु इज़ द न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो आपको बता जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे वो शहबाज शरीफ थे, ठीक है। तो अब पाकिस्तान का एक नया क्या बन चुका है, एक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ चुका है, ठीक है, ओवरसीइंग द नेशनल इलेक्शंस इन द अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में क्या होने वाले हैं, नेशनल इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो 2 अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करने वाले पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक वो क्या रहेंगे, एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। तो इनका नाम क्या है, शहबाज शरीफ है, राजा रियाज अहमद है, अनवर उल हक काकर है, या फिर इमरान खान है। तो देखो इनका जो नाम देखने को मिलेगा, आंसर याद रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी अनवर उल हक काकर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जो क्या रहेंगे, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे जब तक वहाँ के नेशनल इलेक्शन नहीं हो जाते, जो कि आपके अक्टूबर 2023 में होने वाले हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि जो अनवर उल हक काकर है उनको इलेक्ट किए गए पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह। और यहाँ पे जो पाकिस्तान है उन्होंने नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, नाम है उनका अनवर उल हक, उनको चूज़ कर लिया है। और उन्होंने जो ओथ है वो 13 अगस्त को ही ली है, और जो क्या करेंगे, वो जो प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है उसको संभालेंगे, कब तक संभालेंगे, जब तक नए असेंबली इलेक्शन नहीं हो जाते 2023 के। अगर जो इनकी अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये कॉन्सेंसिस हुआ है किसके बीच में, जो हमारे अभी के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है शहबाज शरीफ, और जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है राजा रियाज अहमद, इन दोनों ने मिलकर आपसी सहमति से एक केयर प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लिया है, जिनका नाम क्या होने वाला है, अनवर उल हक काकर होने वाला है। तो देखो आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया हो, ठीक है। इनका कार्यकाल कभी ना किसी न किसी कारण से 5 साल से पहले खत्म हो जाता है, या यहाँ पे जो सेना है उसका मिली रूल देखने को मिलता है, वो कभी भी उनकी मर्जी के चलते तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक है। आपको पता होगा अलग अलग ही हमारे अलग अलग आपने राष्ट्रपति भी देखे होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। तो यहाँ पे आपके सेना सा काफ़ी यहाँ पे जुड़ाव देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या अस्तव्यस्तता देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम है इनकी, अगर बात की जाए पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे अभी जो इनके एक्टिंग पीएम है उनका नाम है अनवर उल हक काकर, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका इंडिया की हॉकी से संबंध रखता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया विन्स द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 इन हॉकी, ठीक है। तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी में इंडिया जीत चुका है। तो बोला हु वाज इंडियाज ओपोनेंट इन द फाइनल, तो फाइनल में इंडिया ने किसको हराया है, तो किसको हराया है, पाकिस्तान को, जापान को, मलेशिया को, या साउथ कोरिया को। तो आंसर हो जाएगा कि मलेशिया को हरा के इंडिया जीत चुका है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। तो देखो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, हमें एक ही स्पोर्ट्स के पीछे ना ज़्यादा उसको मोटिवेट करके, जैसे क्रिकेट हमारे यहाँ पे भगवान की तरह पूछा जाता है, लेकिन हमें बाकी स्पोर्ट्स को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है ताकि लोग बाकी स्पोर्ट्स में जाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनक्रेज करने की लोगों को ज़रूरत है, वो तभी होगी अगर सरकार भी इनके लिए बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स, अच्छे हाई लेवल के टूर्नामेंट्स, ठीक है, इनको भी जो रिकॉग्निशन है वो बाकी ही जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग या उनके समान रिकॉग्निशन देखने को मिलेगी। तो आपने ध्यान रखना है जो एशियन हॉकी ट्रॉफी है वो इंडिया जीत चुका है। पाकिस्तान को भी इंडिया ने हराया था, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान को धूल चटाई थी, और फाइनल में मलेशिया को हरा के इंडिया जीत चुका है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो बोला गया है कि व्हेन इज द पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो बोला है कि भारत में विभाजन भयावह
स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगस्त 15 को, अगस्त 14 को, सितंबर 1 को या जुलाई 4 को। तो ये आपका हर साल अगस्त 14 को कौन सा डे देखने को मिलता है, तो आपका पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे देखने को मिलता है। तो इस डे के पीछे देख लेते हैं क्या रीज़न है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो इंडिया ने ऑब्जर्व कर दिया है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त 2023 को, ठीक है, ताकि वो ऑनर कर सके वो सारे लोगों को जो इफेक्ट हुए थे वायलेशन का। आपको पता है कि हमारे देश में 2-3 सालों तक तो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था, अपनी जगहें छोड़नी पड़ गई थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घर वालों से अलग हो गए थे और आज तक भी मिल नहीं पाए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मनाया जाता है आपका अगस्त 14 को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। तो यहाँ पे ये जो डे है ये पहली बार जो डिक्लेयर किया था, ये किसने किया था, याद रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस डे को डिक्लेयर किया था कि ये डे भी मनाया जाएगा ताकि हम रिमेंबर कर सके सफरिंग्स को, सेक्रीफाइसेस को जो इंडिया ने दिए हैं पार्टीशन के टाइम के ऊपर। तो इन चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए अब देखो जो पार्टीशन की वजह से हुआ क्या था, पार्टीशन कर क्यों हुआ क्या था, क्योंकि वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज देखने को मिलेगी आपकी भारत में से, और यहाँ पे आपके दंगे देखने को मिले थे, ठीक है। यहाँ पे लोगों को मारा गया था, रेप्स हुए थे, लोगों के घरों को लूटा गया था, फोर्स माइग्रेशन करवाई गई थी। तो इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए और जो लोगों को हताहत हुए थे, ठीक है, जो जहाँ पे लोगों का इतना नुकसान हुआ था उनको ऑनर करने के लिए हर साल आपका अगस्त 14 को मनाया जाता है पार्टीशन ऑनर रिमेम्बरेंस डे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इस डे के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है और आपसे ये पूछा सकता है ये डे स्टार्ट कब हुआ था। तो याद रखना है कि पीएम मोदी ने 2021 में इस डे को स्टार्ट किया था। अगर बात की जाए कि कितने लोग यहाँ इस जो ये पार्टीशन इससे इफेक्ट हुए थे, तो याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन लोग क्या हुए थे, डिस्प्लेस हो गए थे, 15 मिलियन लोग, ठीक है, डिस्प्लेस हुए थे, और अप टू 2 मिलियन जो लोग थे वो मारे गए थे इस पार्टीशन में। तो ये बहुत बड़ा मैसेकर माना जाता है, 2 मिलियन लोग मतलब 20 लाख लोग यहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे मारे गए थे, और 15 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पे विवश हो चुके थे। तो इसलिए 14 अगस्त का ये डे है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि ये जो घटनाएं हैं इनसे हम कुछ सीख ले और ये जो घटनाएं हैं वापस रिपीट ना हो। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगस्त 14 का ये डे क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, 2021 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये आप सभी ने ध्यान में रखना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि विच विल प्रपोजेज टू रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड 1816, ठीक है। तो आईपीसी आपने सुना होगा आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन पिनल कोड। तो क्या बोला है कि कौन सा बिल है जिसने प्रपोज किया है कि वो रिप्लेस करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 को। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय न्याय संहिता 2023, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय न्याय प्रारिका संहिता 2023, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। देखो जो आईपीसी है उसको रिप्लेस करने के लिए जो नया बिल आएगा उसका नाम रखा जाएगा आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इसको आईपीसी का नाम चेंज करके इंडियन पिनल कोड की जगह जो बिल आएगा इसका नाम चेंज करने के लिए उसका बिल का नाम होगा भारतीय न्याय संहिता। तो आपने ध्यान रखना है कि आईपीसी का जो नाम है वो बदल के क्या रखा जा सकता है, तो उसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर बात की जाए बाकी और बिल में भी नाम चेंज होने के बारे में बताया जा रहा है, तो जैसे आईपीसी है उसका नाम क्या होगा आपका भारतीय आपका न्याय संहिता देखने को मिलेगा। उस तरह आपका सीआरपीसी होता है, ठीक है, सीआरपीसी। तो जो सीआरपीसी है उसका नाम बदल के आपका भारतीय न्याय प्रारिका, ठीक है, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता कर दिया जाएगा। और जो आपका एविडेंस एक्ट है उसका जो नाम है वो चेंज करके भारतीय आपका साक्ष्य संहिता कर दिया जाएगा। तो 3 आपके नाम देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आपका जो रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो आईपीसी का नाम क्या रहेगा, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का होगा भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, और जो आपका एविडेंस एक्ट है इसका नाम बदल के रख दिया जाएगा आपका भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। तो ये 3 आपके एक्ट हैं, ठीक है, ये मतलब ये जो 3 आपके नेम है, ये जो एक्ट है इनमें इनके जो नाम हैं वो चेंज हो गए, ये 3 नाम होने वाले हैं। तो आपने ध्यान रखना है आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो होप करता हूँ आज के सेशन से भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो एट द एंड अगर सेशन सभी को अच्छा लगा हो तो सेशन को सभी ने लाइक करना है, ठीक है। जो सेशन पे नए आए हैं, चैनल पे हमारे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। आप सभी ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है, ठीक है। अगर बात की जाए हमारे कोर्स के बारे में, तो अभी जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, तो बात
बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा कोर्स है ये आपका देखने को मिलेगा 1200 में, और यहाँ पे 1000+ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो हमारा ये जो कोर्स है बैच नंबर 3 है, ये लॉन्च होने वाला है आपका 16 अगस्त 2023 को। तो जो भी इसको बाय करना चाहता है वो निम्बस करियर ऐप पे जाके इसको बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए आपका रुद्रा पेपर 1 के लिए, इसका बैच भी हमारा 10 अगस्त से लॉन्च हो चुका है। तो इसको भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो ये आपको 1499 में मिलेगा, जो स्पेशली आपकी पेपर 1 की तैयारी करने के लिए बनाया गया है। तो इसको भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो निम्बस करियर ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको सारा इसका डिटेल मिल जाएगा, सेशन लगाइए, उसके बाद आप इस बाय कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है जी। सो अगर किसी को हमारे चैनल इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो देखो आपको कहाँ पर जाना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नाम क्या है HP Study 01। इस पर आपको हमारे जो सेशन है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और जो हमारे सेशन पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर कोई क्वेरी है तो आपने कहाँ पर जाना है, कॉन्टैक्ट करना हमें 7814846248 पे, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल HP Study 01 पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे रोज़ नई नई आपको न्यूज़ की कटिंग्स, ठीक है, देखने को मिलती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, ठीक है। तो एट द एंड होप करता हूँ कि सभी को आज अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।